हेलो स्टूडेंट, एज योर सोशल साइंस टीचर इज हियर। मेरा पढ़ाई तो आप लोग कर ही रहे हैं, पढ़ाई तो आपकी चल ही रही है, लेकिन बेसिकली आज मैं आपको यहाँ एक स्टोरी सुनाने आई हूँ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टोरी। ठीक है, और जो वो भी आधी अधूरी सुनाऊंगी अभी, क्योंकि अभी आपने पूरी पढ़ी भी नहीं है। तो बेसिकली मैं सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन कराने आई हूँ। जो टॉपिक आपके कवर हुए हैं बेटा, उसका एक फास्ट ट्रैक रिवीजन। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की हम बात करें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो स्टार्टिंग है वो एक आपकी लगातार चेन से होती आई है, लेकिन जो आउटब्रेक का दिन था वो आपका कब था बेटा? 14 जुलाई 1789। मुझे ये आपका जो ईयर है वो ऐसे ही याद है। क्यों? क्योंकि 789 कोई भी डिजिट याद करना बहुत इजी होता है। आपका क्या है लगातार 789 1, और 1 तो सबको याद ही रहेगा क्योंकि हम 20th सेंचुरी में तो अब हम ही हैं, तो उससे पहले सिर्फ आपका 1 ही आएगा। तो ईयर आपको डे याद हो गया अब इजीली, 1789 14 जुलाई। तो उसके दिन क्या हुआ था कि आपकी वहां का जो उस टाइम पे किंग था, आपका फ्रांस का किंग कौन था? लुई 16। उसने ऑर्डर किया आपकी आर्मी को, मतलब पूरी जो आर्मी थी वो आपकी पेरिस वॉज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। ठीक है, और ऑल्सो अभी भी है। तो फिर आपका क्या है, उसमें जो मिलिट्री ट्रूप्स थे वो अब कमांड करने लगे थे वहां। लेकिन उसी टाइम पे क्या हुआ, कंडीशन ये हो गई कि वहां के लोगों के बीच में ये रूमर फैल गई कि अब जो है जल्दी ही किंग जो है लोगों को ये, मतलब अपनी जो मिलिट्री है उसे ये ऑर्डर कर देगा कि लोगों को आपका क्या कर दिया जाए, फायर कर दिया जाए। तो इस रूमर की वजह से आपके पेरिस के टाउन हॉल के पास हुए बहुत ज्यादा लोग जो थे, 7000 पीपल्स के करीब अप्रॉक्स में लोग वहां इकट्ठा हुए। और जब लोग इकट्ठा होके तरह तरह की बात करने लगे कि अब किंग फायर करने के ऑर्डर दे देगा, तो ऐसे में वो क्या चाहते थे, वो आर्म्स चाहते थे। आर्म्स मतलब हथियार। बेसिकली वो आर्म्स की सर्च में क्या करने लगे, आपके बास्टिल के किले की तरफ, जो कहाँ था आपका टाउन हॉल की साइड था, उसकी तरफ मूव करने लगे 700 ऑफ पीपल। ठीक है, 700 ऑफ पीपल आपके बास्टिल के किले की तरफ मूव करने लगे। बास्टिल वॉज हेटेड बाई ऑल। बास्टिल जो था वो सबके द्वारा हेट किया जाता था। बास्टिल वॉज अ फोर्ट दैट वॉज हेटेड बाई ऑल बिकॉज बास्टिल वॉज अ सिंबल ऑफ डेस्पोटिज्म। बास्टिल जो था वो आपका डेस्पोटिज्म का सिंबल था। द डेस्पोटिज्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेस्पोटिज्म? डेस्पोटिज्म का मीनिंग होता है बेटा विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाई एनीवन, जो आपके किसी के द्वारा भी कंट्रोल ना की जाए। यानी कि किंग की वो पावर थी जो, मतलब बास्टिल एक ऐसा किला था जिसको किसी के भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। यानी कि वो सिंबल था आपके लुई 16 के डेस्पोटिज्म की पावर का। तो वो सबके द्वारा हेट किया जाता था। अब क्या हुआ, जैसे ही पब्लिक वहां पहुंची तो पब्लिक ने वहां पहुंच के अपना क्या करने लगे, वो बास्टिल को होल्ड करने लगी, डेमोलिश करने लगी। तो इसमें आपकी क्या हुआ, वहां पे प्रिजन भी था। तो पहले जो बास्टिल में जो प्रिजन सेल थी, बेसिकली वहां का जो कमांडर था वो इस फाइट में मारा गया। और उन्होंने लोगों ने क्या किया, आर्म की सर्च में वहां के जो प्रिजनर्स थे, ज्यादा प्रिजनर्स नहीं थे, 7 प्रिजनर्स थे, उनको भी वहां से छुटा लिया। अब क्या हुआ, अब उन्होंने बास्टिल जो आपका फोर्ट था उसको भी डेमोलिश कर दिया, और उसके जो स्टोन थे वो भी मार्केट में सेल कर दिए। उन लोगों को जो बास्टिल के क्या है, हम क्या करते हैं, हम हमारे मैन्यूस्क्रिप्ट्स को या हमारे जो बेसिक एंटिक पीस होते हैं उनको एक हिस्टोरिकल मेमोरी की तरह रखना चाहते हैं स्टोर करके। तो सेम एज वेल एज उन्होंने बास्टिल के जो आपके स्टोन थे उन्हें भी ऐसा उन लोगों को सेल कर दिया जो उसको एक मेमोरी की तरह रखना चाहते थे। अब अगर जो थिंकर्स थे उन लोगों ने जब इन सब चीज को एनालाइज किया तो उन्होंने देखा कि ये जो आपकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग थी ये एक सडन मूवमेंट नहीं थी, बल्कि एक चेन चली आ रही थी। ठीक है, अब वो चेन के क्या रीजंस थे, क्या एस्पेक्ट्स थे, वो हमें अब देखने हैं। तो ये तो था आपका इसके चैप्टर का ओवरव्यू, जिसमें आपको सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मिले। क्या आपकी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का ईयर 14 जुलाई 1789, डेट विद ईयर। ठीक है, 1789 याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 789 और 1 हमें पता ही है हमें कैसे लगाना है, क्योंकि 20th सेंचुरी में तो हम भी, मतलब 21st सेंचुरी में तो हम भी हैं, तो उससे पहले सिर्फ आपका 1 ही आएगा। उसके बाद व्हाई वाज द बास्टिल हेटेड बाय ऑल? बास्टिल जो है वो सबके द्वारा क्यों हेट किया जाता था? बिकॉज बास्टिल वाज द सिंबल ऑफ द डेस्पोटिज्म पावर ऑफ लुई 16। ठीक है, वो आपका बास्टिल इसलिए हिट किया जाता था। अब हम बात करते हैं कि फ्रांस सोसाइटी जो थी वो 18th सेंचुरी के टाइम पे, अब हम बात करते हैं कि हमारी जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो आपकी 18th सेंचुरी के टाइम पे कैसी थी। बेसिकली उसके क्या आपके मतलब क्या सिचुएशन वहां थी। तो देखा जाए तो इसके जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा क्या कि सब 1774 में, इन द ईयर ऑफ 1774 में लुई 16, ठीक है, लुई 16 जब फ्रांस के आपके थ्रोन पे आपका असेंड हुआ
तो उसने क्या देखा, जब वो आपकी लुई 16 फ्रांस के थ्रोन पे असेंड हुआ, उसके बाद उसने 20 ईयर्स की एज में जो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी मैरी एंटोनेट, ठीक है, उनसे मैरी कर ली। तो जब वो वहां आपका असेंडेड हुआ तो उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिन्होंने आपकी बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लेड किया? पहली प्रॉब्लम क्या थी, जब वो अपने थ्रोन पे असेंड हुआ तो उसने देखा कि उसको एम्प्टी ट्रीजर मिले। यानी कि आप सोचिए कोई न्यू गवर्नमेंट आ रही है और न्यू गवर्नमेंट आके देखे कि गवर्नमेंट के जो ट्रीजर्स हैं वो खाली पड़े हैं, तो उसके लिए कितनी एक मुश्किल कंडीशन हो जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, उसको एम्प्टी ट्रीजर्स मिले। उसके बाद क्या हुआ कि लगातार आपका क्या है कि जो फ्रांस था ना वो आपका लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर में इन्वॉल्व था। किसके साथ? बेसिकली वो आपकी जो 13 कॉलोनीज ऑफ अमेरिका थी उनको इंडिपेंडेंस गेन कराने के लिए यहाँ आपके ब्रिटेन के साथ जो कॉमन एनिमी था दोनों का, फ्रांस का भी और अमेरिका का भी, उसकी हेल्प कर रहा था, अमेरिका की हेल्प कर रहा था आपका कौन? फ्रांस। तो जिसकी वजह से आपके फ्रांस पे 1 लीबर का आपका क्या हुआ, डेप्थ जो था वो बढ़ता चला गया। लीवर वॉज द करेंसी ऑफ द फ्रांस एट दैट टाइम। तो 1 लीवर का जो डेप्थ था उनपे बढ़ता चला गया। अब जब उनपे लगातार डेप्थ जो था वो बढ़ता जा रहा है तो वो क्या कर रहे थे, अपने जहां से अब उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोन लेने पड़ रहे थे। तो वो जो लोन लेते थे ना, जो लोग उन्हें लोन देते थे, स्टेट को जो लोन प्रोवाइड करते थे, उन्होंने भी अपने लोन की जो इंटरेस्ट रेट थी वो बढ़ा दी। यानी कि अब जो वो लोन ले रहे थे उन्हें उसके लिए इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा देना पड़ता था। अब जब वो इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा दे रहे हैं तो उनके बजट का बहुत ज्यादा पार्ट जो था वो इंटरेस्ट पे ही खर्च हो जाता था। यानी कि गवर्नमेंट जो अपना बजट बनाती थी, यानी कि लुई 16 जो अपना बजट बनाता था उस टाइम पे, तो उसका ज्यादातर पार्ट जो था वो इंटरेस्ट पेमेंट पे खर्च हो जाता था। पहली प्रॉब्लम क्या थी, एम्प्टी ट्रीजर्स मिले। दूसरा क्या हुआ, डेप्ट लगातार बढ़ गया, इंटरेस्ट पेमेंट बजट का जो ज्यादातर पोर्शन था वो। तीसरी प्रॉब्लम, बजट का ज्यादातर पोर्शन आपका इंटरेस्ट पेमेंट पे जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या थी, जो आपके लुई 16 का एक इमेंस पैलेस था वर्साइल, ठीक है, वर्साइल जो था वो उसका इमेंस पैलेस था। उसको चलाने के लिए, मतलब उसको मैनेज करने के लिए उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो बहुत ज्यादा थी। इमेंस पैलेस जो था उसका वर्साइल का, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। एक तरफ तो लगातार उनके इतने मतलब वो क्या डेप्थ में जा रहे थे, उस दूसरी तरफ उन्हें अपना कोर्ट चलाने के लिए उसकी एक्स्ट्रा वैगन कॉस्ट को भी बियर करना पड़ रहा था। तो लगातार उनके जो ट्रीजर्स थे वो आपके एम्प्टी होते जा रहे थे और उन्हें इवन अपनी रेगुलर नीड्स के लिए, यानी कि अपना जैसे कोर्ट चलाना है, अपने यूनिवर्सिटीज चलाने हैं, अपने स्कूल्स चलाने हैं, ठीक है, अपने गवर्नमेंट ऑफिस चलाने हैं, इसके लिए भी उन्हें क्या करना पड़ता था, लगातार टैक्सेस लगाने पड़ते थे। अब जो टैक्सेस वो लगाते थे ना, उन टैक्सेस की रेट लगातार अब उन्हें इंक्रीज करनी पड़ रही थी। तो फाइनली एक ऐसी सिचुएशन आई फ्रांस में कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो 18th सेंचुरी में आपकी 3 पार्ट्स में डिवाइड, 3 स्टेट्स में डिवाइड्स हो गई। दैट वॉज, फर्स्ट वॉज क्लर्जी, सेकेंड वॉज नोबल एंड द थर्ड वन इज थर्ड स्टेट्स। तो आपकी जो स्टार्टिंग के 2 स्टेट्स थे, क्लर्जी और नोबल्स। क्लर्जी मतलब पादरी, जो आपके चर्च में पूजा वगैरह करते हैं, ठीक है, जिन्हें हम नॉर्मली अब लैंग्वेज में क्या फादर भी बोलते हैं। तो बेसिकली जो क्लर्जी और जो आपके नोबल्स थे, नोबल्स वो लोग होते थे जो आपका क्या करते थे, आपकी जो किंग की वेल्थ होती थी उसका या उसकी जो लैंड होती थी ना उसकी देख रेख करने का काम करते थे। मतलब किंग क्या करता था, उनकी सर्विसेज के बदले ना उनको लैंड दे देता था बहुत ज्यादा, और उस लैंड पे वो पीजेंट से काम करवाते थे और सारा प्रोडक्शन अपने आप ले लेते थे। तो जो नोबल्स थे और जो क्लर्जी थे, यानी फर्स्ट आपके क्लर्जी थे और आपका सेकंड कौन थे, नोबल्स थे, ये दोनों बहुत ज्यादा आपके, उनको बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस दिए गए थे। प्रिविलेजेस से मतलब उन्हें बाय बर्थ प्रिविलेजेस थे, वो कोई भी टैक्स पे नहीं करते थे। सारे टैक्सेस का बर्डन सिर्फ और सिर्फ आपका जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे, जो कौन थे, आपके बेसिकली फार्मर्स थे, आपके बिजनेसमैन थे या फिर मिडिल क्लास वाले लोग थे, सारे टैक्सेस के बर्डन उनके द्वारा बॉन्ड किए जाते थे। यानी कि ऑल द बर्डन वॉज ओनली बॉन्ड बाय द थर्ड स्टेट्स। तो यही आपका जो सिस्टम था वहां पे उस टाइम पे टैक्सेस का, वो कहलाता है आपका कि फ्यूडल सिस्टम ऑफ फ्रांस। यानी कि फ्यूडल सिस्टम ऑफ फ्रांस, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द फ्यूडल सिस्टम ऑफ फ्रांस या फिर फ्यूडल सिस्टम ऑफ ओल्ड रिजीम। ये जो वर्ड है यहाँ पर ओल्ड रिजीम, ये एक एरा बताता है आपके 1789 से पहले का, ठीक है, यानी कि एक 1789 से पहले क्या आपकी क्या कंडीशंस थी उस टाइम पे। तो मैंने अभी बताया कि आपका क्लर्जी कौन थे, जो आपके चर्च में पूजा वगैरह करते थे। नोबल्स, जो जिन्हें किंग अपनी क्या लैंड वगैरह बहुत ज्यादा दे देता था उनकी सर्विसेज के बदले, और उस पर वो काम करवाते थे आपके टिलर्स से या फार्मर्स थे।
अब क्या हुआ, ये जो आपके थर्ड स्टेट्स के लोग थे ना, ये पॉपुलेशन में तो 90% से भी ज्यादा थे आपके, मतलब जो फार्मर्स थे बेसिकली। थर्ड स्टेट भी आपका 3 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइडेड था, तो उसमें भी जो फार्मर्स थे वो तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, लेकिन उनके पास लैंड बहुत कम थी। लैंड ज्यादातर जो थी 60% लैंड जो थी वो नोबल्स के पास थी और फार्मर्स के पास लैंड बहुत कम थी। तो नोबल्स क्या करते थे, नोबल्स फार्मर्स को लगाते थे और फार्मर्स को उसके फार्मर्स को लगाते थे और उसका बहुत कम पार्ट फार्मर्स को देते थे, टीलर्स को देते थे, ज्यादातर अपने पास रखते थे। तो जो नोबल्स लोग थे ना, वो भी फार्मर्स से आपका टैक्सेस को वसूल करते थे, या वो क्या लेते थे उनसे, फ्यूडल ड्यूज। बेसिकली अगर कोई फार्मर नोबल की लैंड पे काम करता है तो उसको उसके लिए फ्यूडल ड्यूज देना होता था। और क्लर्जी क्या लेते थे, क्लर्जी आपका लेते थे टाइथ। टाइथ क्या था, टाइथ उसका वो टैक्स था, चर्च का वो टैक्स था, इट वॉज एक्सट्रैक्ट बाय द चर्च, ठीक है। वह 1/10 ऑफ प्रोड्यूस एग्रीकल्चर, जो भी आपका फार्मर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कर रहा है उसका 1/10 पार्ट जो था वो चर्च को देना पड़ता था, क्लर्जीज को देना पड़ता था, ठीक है। किसके द्वारा, फार्मर्स के द्वारा। नोबल्स को क्या दिए जाते थे, फ्यूडल ड्यूज, ठीक है। और दोनों ही क्लर्जी और नोबल्स दोनों में से कोई भी कोई टैक्सेस पे नहीं करता था, और बाकी सारे मेंबर्स मिलके, थर्ड स्टेट्स के सारे मेंबर मिलके एक डायरेक्ट टैक्स आपका पे करते थे। किसको, आपके स्टेट को, यानी कि डायरेक्ट आपकी स्टेट, यानी आप पूरी उसके लुई 16 को पूरे स्टेट्स को पे करते थे, 30 स्टेट्स के मिलके जो आपका एक डायरेक्ट टैक्स था वो कहलाता था आपका टाइल। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टाइल एंड टाइल। टाइल वाज द डायरेक्ट टैक्स पेड बाय द ऑल द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट टू द डायरेक्ट स्टेट, ठीक है। वहीं टाइल was extracted by the church, it was the 1/10 of the produce agriculture, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि सारा जो बर्डन थे कौन उठा रहे थे, थर्ड स्टेट्स के मेंबर उठा रहे थे, तो उनकी कंडीशन लगातार बहुत बुरी होती जा रही थी। अब क्या हुआ, उसी टाइम पे आपका बेसिकली चर्च ज्यादा से ज्यादा टैक्स, इन सब के अलावा भी फार्मर्स वगैरह को जो अपनी डेली यूज के लिए गुड्स थी उन पे भी तरह तरह के एक्साइज ड्यूटी हो गए, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए, ठीक है। सेल्स टबैको या इन सब पे भी लगातार उनके जो टैक्सेस थे वो बढ़ते जा रहे थे। तो गवर्नमेंट को, यानी कि लुई 16 को उस टाइम पे जब वो असेंड हुआ तो उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, उनको टैक्स बढ़ाने पड़ रहे थे, लेकिन उन टैक्स का बर्डन जो था वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ थर्ड स्टेट्स के लोगों के द्वारा बढ़ाया जाता। तो अभी हमने यहाँ कुछ रीजंस पढ़े, क्या क्या जो आपके फ्रेंच रिवॉल्यूशन के लिए मेन थे, क्या कि आपका फ्रेंच जब लुई 16 असेंड हुआ तो उसके सामने एम्प्टी ट्रीजर्स थे, ठीक है। जो वॉर में इंगेज होने की वजह से उसके जो आपके ट्रीजर्स थे वो खत्म हो गए थे, और उनपे जो डेप्ट था वो लगातार बढ़ गया था। डेप्ट बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट पेमेंट रेट बढ़ी, इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए बजट का ज्यादा से ज्यादा पैसा उन पे खर्च हो रहा था, और वर्साइल को चलाने के लिए, वर्साइल पैलेस को मेंटेन करने के लिए उनकी जो कॉस्ट थी बहुत ज्यादा थी, और उसके लिए भी उनके ट्रेजर्स खाली हो रहे थे, जिसके लिए और अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को चलाने के लिए किंग को नए नए टैक्स इंट्रोड्यूस करने पड़े थे, जिनको डायरेक्ट बॉन्ड किया जाता था थर्ड स्टेट के लोगों के द्वारा। जो स्टार्टिंग के 2 स्टेट्स थे वो फ्री फ्रॉम द टैक्सेस, ठीक है, वो बाय बर्थ उनको प्रिविलेजेस थे, वो टैक्सेस से फ्री थे, ठीक है। कितने तरह के टैक्स थे, बेसिकली फ्यूडल सिस्टम ऑफ फ्रांस, यानी कि अगर हम बात करें थोड़ा फ्यूडल सिस्टम ऑफ फ्रांस के बारे में, तो आप इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। द फ्रांस सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, फर्स्ट वाज द क्लर्जी, सेकंड वाज द नोबल एंड थर्ड वाज द थर्ड स्टेट। फिर हम बताएंगे कौन से टैक्स पे करता था, किस किस तरीके के टैक्स पे किए जाते थे। तो अभी तक की हम यहीं की स्टोरी देखेंगे, नेक्स्ट अब आप पढ़ लेंगे, बाकी मैं बाद में सुनाऊंगी और स्टोरी। फिर अभी देखो, अभी आप ये भी पढ़ेंगे कि फ्रांस में क्या हुआ था, आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और प्राइसेस बहुत, पॉपुलेशन बढ़ गई, प्राइसेस बढ़ गए, लेकिन वेजेस नहीं बढ़े, जिससे क्या हुआ कि रिच और पुअर के बीच का गैप बढ़ता चला गया। ये सारे कॉजेस आपको बताएंगे कैसे फ्रांस सोसाइटी में आपका क्या हुआ, पूरी फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय।